अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। जी हां, बिहार, बंगाल समेत कई राज्यों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के बाद ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की जमीन को सींचने का काम शुरू कर दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने भी ताल ठोकी। एनकाउंटर को लेकर बवाल है तो मैं लेकर आया हूं देश का सवाल है। नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और ओवैसी अब 2022 में यूपी में अपनी सियासी जमीन तलाशने में जुटे हैं। यूपी के बलरामपुर में अपने दौरे के वक्त ओवैसी ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए यूपी में होने वाले एनकाउंटर पर सवाल उठा दिए। बलरामपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए हैदराबाद के सांसद राज्य की योगी सरकार पर जमकर बरसे। बलरामपुर की सभा में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, जब से बीजेपी की सरकार बनी है 2017 से 2020 में 6000 से ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं। इनमें जो लोग मारे गए हैं उनमें से 37% मुसलमान हैं। ओवैसी ने पूछा कि आखिर ये जुल्म क्यों हो रहा है। इन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी कि सिर्फ एक ही मजहब की, एक ही तबके की, एक ही जात बरादरी की बात करें कि जब से बीजेपी की सरकार बनी 2017 से 2020 के दरमियान में 6775 एनकाउंटर हुए, 6475 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की 37% मुसलमानों की थी। और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी पॉपुलेशन का परसेंटेज 18 या 19% के दरमियान में है। आखिर ये जुल्म क्यों? एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे, जो कि हिमायत करते हुए कि मुसलमानों का आखिर 37% एनकाउंटर में कैसे प्रतिशत है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ओवैसी ने यह बयान दिया क्यों। ओवैसी का यह बयान यूपी पुलिस के आंकड़ों के बाद आया है। अब समझिए यूपी में एनकाउंटर का आखिर सच क्या है। मार्च 2017 से मार्च 2021 में यूपी में करीब 7760 एनकाउंटर हुए हैं। पुलिस की तरफ से किए गए इन एनकाउंटर में कुल 125 अपराधी ढेर हुए। एनकाउंटर में मरने वाले 125 अपराधियों में से 47 अपराधी का धर्म मुस्लिम था, यानी ये मरने वाले बाकी धर्म के अपराधियों के मुकाबले 37% है, जबकि यूपी में मुस्लिम आबादी कुल 19% है। यूपी में हुए एनकाउंटर पर ओवैसी ने सवाल खड़े किए। यूपी सरकार के मंत्रियों ने ओवैसी पर पलटवार किया। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री मोहसिन रजा ने क्या कहा, अब जरा आप ये भी सुन लीजिए। कि वो हिंदू और मुसलमान के रूप में देखते हैं और सरकार या पुलिस अपराध के रूप में देखती है। दृष्टिकोण का अंतर है, मतलब दृष्टि दोष है उनको। उनमें जानकारी का अभाव है और वो हर चीज को धर्म के साथ में जोड़ते हैं, ये उनकी कमजोरी है। अपराधी की कोई जात और संप्रदाय या धर्म नहीं हुआ करता। अगर अपराध करने वाला व्यक्ति कोई जाति या धर्म से संबंधित है तो इसका मतलब धर्म उससे प्रभावित नहीं हुआ करता। तो अपराधी अपराधी है और अपराधी को उत्तर प्रदेश सरकार उसके किए गए कृत्य के अनुसार दंड देती है। अब अपराधी अगर पुलिस को मारेगा, पुलिस के ऊपर अटैक करेगा, तो पुलिस गुलाब का फूल लेकर तो नहीं चलेगी। जाहिर सी बात है, आत्मरक्षा के लिए जो नियम प्रदत्त तरीके से जो संवैधानिक प्रक्रिया है, उत्तर प्रदेश पुलिस उसको अपनाती है और अपराध न रहे, अपराध मुक्त प्रदेश रहे, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार संकल्पित है। भारत का विभाजन करने वाले ओवैसी के पूर्वज और आज ओवैसी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल देश में करते हैं, उससे ये साफ जाहिर है कि अभी इनके मन में कोई और एक विभाजन की तस्वीर उभर कर सामने आती है। इनके वक्तव्य में जिस तरह की बात इन्होंने अपने वक्तव्य में कही है कि आज जब से उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार आई है 2017 से,
वहां पर इनकाउंटर हो रहे हैं, इतने हजार इनकाउंटर हुए हैं, उसमें इतने % मुसलमानों के इनकाउंटर हुए हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप उनको राय दीजिए, आप जाइए, आप क्या कर रहे हैं। अगर वाकई में आपके अंदर इस तरह की भाव हैं कि नहीं होना चाहिए, अपराधी नहीं बनना चाहिए किसी को, तो आप जाकर जिनका ठेका लिया है उनको समझाइए और उनसे कहिए कि इतनी % क्यों आ रही है आपकी। आप बैरिस्टर बनिए हमारी तरह, आप अपनी तरह बैरिस्टर बनाइए। भाषण तो आप ऐसे देते हैं कि वो अपराधी बन जाते हैं, इसलिए ये हो रहा है। और हम अपराधियों को इनकाउंटर करने में कोई रिजर्वेशन नीति नहीं अपनाते हैं। कानून व्यवस्था और उसको बिगाड़ने का काम कोई भी करेगा, कानून हाथ में लेने का कोई भी काम करेगा, उसके साथ पुलिस अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा। जी हाँ, आखिर अगर आप खैरख्वाह बन रहे हैं तो जाकर ये भी बताइए। मोहसिन रजा कह रहे हैं ओवैसी को सलाह दे रहे हैं कि जाकर बताइए और समझाइए कि आखिर आप अपराध में क्यों लिप्त है। इसलिए आंकड़े बढ़ते हैं, जो अपराधी होगा उसके साथ पुलिस कानून के दायरे में काम करेगी। आइए बढ़ते हैं आगे अपने देश के सवाल की ओर। देश के सवाल के इस बहस में हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में आपके टीवी स्क्रीन पर AIMIM के प्रवक्ता अजमल खान साहब आप हमारे साथ हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ हैं। हमारे साथ पूर्व DIG उत्तर प्रदेश पुलिस लक्ष्मी नारायण साहब हमारे साथ हैं। हमारे साथ अनिला सिंह जी BJP की प्रवक्ता, आप भी हमारे साथ हैं। जी हाँ, हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले अजमल साहब मैं आपके पास आऊंगा। जनाब, एक कहावत मैंने सुनी थी, जात न पूछो संतन की, जात न पूछो अपराधी की भी। लेकिन आप लोग ये जो 37% का जो डंका पीट रहे हैं ओवैसी जी, आपको नहीं लगता कि ये 37% कहकर आपको समझाना बुझाना चाहिए कौम के उन लोगों को कि आखिर आप अपराध में क्यों लिप्त है? BJP कह रही है। जनाब अजमल खान साहब। जी देखिए, हमारे मुल्क में और उत्तर प्रदेश में भी एक क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है। पुलिस का काम लोगों को ठोक देना नहीं है, जैसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के पटल पर बोला है। पुलिस ठोकने के लिए नहीं है भाई, पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। अपराधियों को पकड़कर कानून की शरण में पेश कर देना है, कानून डिसाइड करेगा। पूरा सिस्टम हमारे यहाँ मौजूद है। अगर हमारे चीफ मिनिस्टर जी बोलेंगे कि ठोक दो तो उसका नतीजा आएगा। आपने भी बताया ना, 7,000 से ज्यादा इनकाउंटर हुए हैं, 7,000 से ज्यादा इनकाउंटर हुए। ओवैसी साहब का स्टेटमेंट आप सुनिए, उन्होंने क्या कहा कि इतने इनकाउंटर हुए, उसमें इतने % मुसलमान मारे गए, और जबकि यहाँ आबादी इतने % है। अगर क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है, अगर लोगों का क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है, तब भी जिम्मेदारी स्टेट की आती है। कोई ऐसी गलत बात नहीं कह दी जिसपे हंगामा मचाएं। और जो लोग ये बता रहे हैं कि उनको चाहिए कि अपने समाज को समझाएं, हम उत्तर प्रदेश की राजनीति में कब से हैं, और BJP के लोग जो चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि उन्हें ज्ञान नहीं है, अगर वो ऐसी बात कह रहे हैं तो ये बताएं कि कब से राजनीति में है और उन्होंने कितना लोगों को समझाया है। अजमल साहब, मानवता के नाते मेरा एक सवाल है। कही गई, सुनिए, देखिए जी जनाब अजमल साहब, आप अपनी बात पूरी करें तो मैं आपसे सवाल लूंगा, और मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़ेंगे। जी हाँ, मेरे साथ जी, आप अपनी बात पूरी करें अजमल साहब। मैं ये कह रहा हूं कि जो आंकड़े अखबार में छपे हैं, जो आंकड़े आपने बताए वही तो बताया है, उसके अलावा क्या कहा है? उसके अलावा तो कुछ कहा नहीं। और उन्होंने ये सवाल खड़ा किया, मुख्यमंत्री अगर मुख्यमंत्री जी की भाषा ये होगी कि ठोक दो, तो क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का क्या होगा? अदालतें क्या करेंगी? किसी को मारने के बाद थोड़ी तय होगा कि उसको सही मारा या गलत मारा। अपराधी अपराध करते हैं, उनको जेल की सजा है, उनको फांसी की सजा है, उनको न्यायालय में पेश करना, उनको ठोकना नहीं है भाई। राइट टू प्राइवेट डिफेंस में ही जब पुलिस अपना राइट इस्तेमाल करती है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस का, तब वो इनकाउंटर कहलाता है। तब वो इनकाउंटर कहलाता है। आपने मान लिया 137 लोगों को, 135 लोगों को, ये पुलिस का काम थोड़ी है। मुझे इस बात की जानकारी है कि आप खुद एक नामचीन वकील हैं, तो आप अपनी पार्टी की जिस तरह से वकालत कर रहे हैं, इसको लेकर इस पैनल में मौजूद कुछ लोग शायद इसका बहुत जबरदस्त विरोध करें, क्योंकि ये अगर आपको 37% मुसलमानों की चिंता है तो मानवता कहां जाएगी? वो 63% के बारे में आप लोग कुछ नहीं कह रहे। हमारे साथ योगी सरकार के सूचना सलाहकार शलभमणि त्रिपाठी भी हमारे साथ जवाब दे दूं जी जवाब दे। मैं आपको बताऊं कि CA लेकर, NRC को लेकर प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें भी ओवैसी
ओवैसी साहब ने भी कहा, ओवैसी साहब ने भी बात कही कितने लोग मारे गए। आप बताइए कि एक प्रोटेस्ट में एक ही दिन में 3-3 एफआईआर एक प्रोटेस्ट के लिए दर्ज हो जा रही, उसी आदमी पे गुंडा एक्ट की नोटिस सर्व हो जा रही, उसी आदमी को गैंगस्टर एक ही मुकदमे की वजह से बता दिया जा रहा है। गुंडा एक्ट में, गैंगस्टर एक्ट में सारी चीजें कौन गुंडा होगा डिफाइंड है। एक ही प्रोटेस्ट करने के लिए ना तो आदमी गुंडा हो सकता है ना गैंगस्टर हो सकता है। दूसरी बात आपको बताता हूं, हाई कोर्ट से जिन लोगों की जमानत हो जा रही है स्टेट गवर्नमेंट के फरमान में, उनमें बेल कैंसिलेशन फाइल हो रही। तो ये उत्पीड़न नहीं है तो और क्या है? हमारा राइट नहीं है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जिसके कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई दी जा रही है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर महोदय साहब कह रहे हैं आप लोगों की कौम विशेष को लेकर जो एक खैरख्वाह बने हुए हैं, उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि आप लोग विभाजन करना चाहते हैं। 2022 में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उसको लेकर आप अभी से जमीन सींचने में जुट गए। हमारे साथ शलभ मणि त्रिपाठी हैं। शलभ, इस समय सीधा निशाना योगी सरकार और उनके बयान को लेकर है। ओवैसी बलरामपुर से अपना बल दिखाने के लिए 37% मुसलमानों के साथ टारगेटेड एनकाउंटर होने की बात कह रहे हैं शलभ मणि त्रिपाठी। देखिए मनीष जी, अनिला जी बैठी हैं, सियासी सवालों का जवाब देंगी, पर मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि ये शो कॉल्ड प्रबुद्ध लोग हैं, जो तथाकथित प्रबुद्ध लोग हैं, तथाकथित सेकुलर लोग हैं, जिनके लिए आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता लेकिन अपराध का धर्म होता है। इन्होंने अभी तक एक भी ऐसे पुलिस वाले के घर पर विजिट नहीं किया होगा या किसी ऐसे पीड़ित व्यक्ति के यहाँ नहीं गए होंगे जो इन अपराधियों का शिकार हुआ, लेकिन अपराधियों के साथ खड़े हो रहे हैं। तो हम तो बहुत स्पष्टता से कह रहे हैं कि ओवैसी साहब और ये तमाम जो शो कॉल्ड तथाकथित फर्जी जो प्रबुद्ध बैठे हैं, ये चाहते हैं कि अपराधी जब पुलिस पर गोली चलाए तो हमारी पुलिस जो है उसके जवाब में गोली चलाने की बजाय उससे उसका आधार कार्ड मांगे, उसका पैन कार्ड मांगे, और अगर वो मुसलमान है तो उससे कहे भैया आप जाओ, आप मुसलमान हो, आपको छोड़ देते। ये नहीं चलने वाला। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आया है। 2017 के बाद माननीय योगी जी की सरकार आई है और योगी जी की सरकार में बहुत स्पष्ट नीति है, जिसको ये ठोको नीति बोलते हैं या कोई और रोको नीति बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, एक नीति बहुत स्पष्ट है कि जो अपराधी पुलिस पर गोली चलाएगा, बेकसूरों पर गोली चलाएगा, निर्दोषों पर गोली चलाएगा, वो गोली खाएगा। और ये 37% के आंकड़े पर रो रहे हैं, तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि आंकड़ा 73% भी हुआ ना, 37 की जगह 73% भी हुआ, तो भी अपराधियों पर गोली चलेगी अगर वो पुलिस पर गोली चलाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के वकीलों, हाई कोर्ट के वकीलों, ओवैसी साहब बहुत बड़े नेता हैं, तो जाके सभाओं में रोते रहे। हम अपराधियों के सफाये की कसम खा चुके हैं और सफाया इस कदर हो रहा है कि देखिए उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा डॉन होता था, जो इन लोगों का बड़ा, जिसको ये लोग अपना बहुत बड़ा एक नायक मानते थे, आज वो पंजाब की जेल में छुपा हुआ है, उत्तर प्रदेश आने को तैयार नहीं है। एक दूसरा गुजरात की जेल में जाकर पड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश आना नहीं चाहता। उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को जानती है कि उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले किस तरह के हालात थे। जो पुलिस पर गोली चलाते थे, जो अपराध करते थे, पुलिस उनको संरक्षण देती थी। पुलिस वही है, जीप वही है, बस ये दहशत नहीं है और ये दहशत बरकरार रहेगी अपराधियों के भीतर, क्योंकि जो भी पुलिस पर गोली चलाएगा वो गोली खाएगा। शलभ, मुझे इस बात की भी जानकारी है कि आप टीवी के वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं, तो यूपी की पृष्ठभूमि को आप बेहतर तरीके से जानते हैं। मेरा सवाल आपसे यह है शलभ, जिस तरह से बात की जा रही है कि सरपरस्ती, तो मैं ये चाहूंगा कि किसकी सरकार की सरपरस्ती में ये गुंडे फलते फूलते रहे, जरा इसका भी जिक्र कर दें आप। मैं बोलूंगा तो पॉलिटिकल इशू उठेगा। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि मुख्तार अंसारी गूगल कर लीजिए, अतीक अहमद गूगल कर लीजिए। मुख्तार अंसारी कौन है? मुख्तार अंसारी हमारे लिए एक बहुत बड़ा डॉन है, अपराधी है, इनके लिए नायक है। अभी हरे कुर्ते वाले बैठे हैं, देखिए चिल्लाएंगे, क्योंकि हम जब मुख्तार अंसारी की गर्दन उमेटते हैं तो आइए उन्हीं से पूछ लेते हैं। आपने सुना होगा ना कि राजा की गर्दन, अगर राजा को तकलीफ देनी है तो तोते की गर्दन उमेटो। ये जो हरे कुर्ते वाले तोते बैठे हैं, हम जैसे मुख्तार अंसारी की गर्दन उमेटते हैं वैसे ये रोना शुरू कर देते हैं। आइए, वैसी साहब रो रहे हैं, अब ये साहब बैठ के रो रहे हैं। जी आइए हरे कुर्ते की तरफ ही आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ समाजवादी के तेज तर्रार नेता प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हैं। अनुराग जी, मुझे पता है एक्सप्रेस हाईवे आप लोगों ने बनाया है, अब आप बोलेंगे भी एक्सप्रेस की रफ्तार में, इसकी भी जानकारी है। अनुराग जी, ये सीधा निशाना आप पर है, आप पर इसलिए कि सरपरस्ती में, आप ही लोगों की सरकार की सरपरस्ती में ये गुंडे, जिन्हें कथित गुंडे आज की सरकार कह रही है, ये फलते फूलते रहे और आप लोग नजरअंदाज करते रहे। अनुराग भदौरिया, मान लीजिए कि आप एक बात मान के चलिए कि 2017 के बाद से तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 2017 से ये सिर्फ यही नाम रट रहे हैं। जब से आते हैं नाम रट्टा मार के आते हैं, वही नाम रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं। अरे भाई, आपकी सरकार को 4.25 साल हो गए। आपको बताना चाहिए कि आपने उत्तर प्रदेश में क्या विकास किया है, उत्तर प्रदेश को आपने क्या दिया है, उसके बारे में आप नहीं बता पाते। तो आपने एक चचा पाल लिए हैं
जो बीजेपी के चचा हैं वो घूम घूम के एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं और फिर ये उसको बुनाने की कोशिश करते हैं। ये नहीं बोल पाते कि आप बताइए जिस आशा से उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको चुना था, क्या आपने रोजगार दिया है? क्या यहाँ अपराध खत्म हुआ है? अपराध की हालत ये है कि अपराध पार्ट 1 पार्ट 2, अपराध पार्ट 1 पार्ट 2 में होने लगा। हाथरस पार्ट 2 हुआ, उन्नाव पार्ट 2 हुआ। जिस तरह से आप देख रहे हो, जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार उत्तर प्रदेश में बढ़ता चला गया है। खेतों में महिला जा रही तो सुरक्षित नहीं, अगर शाहजहांपुर में स्कूल में बच्चियां जा रही तो सुरक्षित नहीं रास्ते में, अगर वो घर से निकल के अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रही तो सुरक्षित नहीं, अगर वो मंदिर पूजा करने जा रही तो सुरक्षित नहीं। आखिर उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ क्यों रहा है? मैं बताऊं क्यों बढ़ रहा है। कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अपने ऊपर से अपने आपराधिक मुकदमे हटा रहे हैं, इनके उप मुख्यमंत्री अपने ऊपर से आपराधिक मुकदमे हटा रहे हैं, इनके विधायक अपने ऊपर से आपराधिक मुकदमे हटाए जा रहे हैं, इनके नेताओं पे, इनके सांसदों पे आपराधिक मुकदमे जब हटेंगे तो जाहिर सी बात है फिर सीओ एसडीएम के सामने तो ठाएं हो ही जाएगी। जैसे बलिया में सीओ एसडीएम के सामने ठाएं कर दी, फिर विधायक जी लिए घूमते रहे उनको, फिर इनके जो प्रदेश अध्यक्ष साहब आए, विधायक जी आप बचा रहे हैं क्रिमिनल को, बड़ा अच्छा काम कर लीजिए, फूल की बारिश लीजिए। फूल की बारिश उनके ऊपर हुई, विधायक जी के ऊपर में जो बचाए घूम रहे थे। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, देखिए जहां तक फर्जी इनकाउंटर का सवाल है, लगातार भारतीय जनता पार्टी फर्जी इनकाउंटर इनकी योगी सरकार में हो रहा है। अगर इन्होंने इनकाउंटर सही किए होते तो आज उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं हो रहा होता। अनुराग भाई एक सेकंड के लिए रोकूंगा। अनुराग जी एक सेकंड के लिए रोकूंगा। मेरा एक छोटा सा सवाल है, आप कह रहे हैं सरकार एनकाउंटर करा रही है, आपके आरोप हैं, ठीक है, लोकतंत्र है, आरोप चलते रहते हैं सियासत में, लेकिन मेरा सवाल है क्या पुलिस वही करती है जो सरकार चाहती है कि जाओ इसको गोली मार दो? इनकी पृष्ठभूमि, इनकी हिस्ट्री ऐसी कुछ नहीं होती जिसके आधार पर पुलिस अपने हिसाब से तय करती है कि आखिर एनकाउंटर करना क्यों जरूरी है? आप भी सरकार में रहे हैं, आपकी भी सरकार रही है अनुराग जी। तो मैं आपसे पूछता हूं, लखनऊ में विवेक तिवारी का जो इनकाउंटर हुआ क्यों हुआ था? झांसी में पुष्पेंद्र यादव को हुआ, क्या फर्जी इनकाउंटर नहीं था? नोएडा में जिस तरह जितेंद्र यादव को हुआ, जो बेचारा जिम का इंस्ट्रक्टर था, उसको गोली मार दी, आज तक अपाहिज है बेचारा, इनकाउंटर उसका कर दिया। बागपत में सुमित गुजर का नहीं हुआ, आजमगढ़ में मुकेश राजभर का नहीं हुआ। बताइए फर्जी इनकाउंटर था कि नहीं था? तो ये भारतीय जनता पार्टी लगातार फर्जी इनकाउंटर करती चली जा रही है। अगर आपने सही इनकाउंटर किया होता, सही बदमाश माफियाओं को पकड़ा होता तो उत्तर प्रदेश में 4.5 साल में अपराध खत्म हो गया। हमारे साथ अनिला सिंह जी भी हैं। एक मिनट, सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, एक सेंटेंस पूरा हो जाए। चूंकि इनके पास समाज में असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए चुनाव आ गया है। अब चचा के ऊपर ये लोग सवार हो गए। चचा आइए, हमको बचाइए, जरा कुछ नया सपूका छोड़िए, क्योंकि जनता का ध्यान असली मुद्दों से हट जाए। अब जनता का अनुराग जी, महंगाई से 100 के पार अनुराग जी, पेट्रोल हो गया, अनुराग भदौरिया भाई, अनुराग किसान यहाँ पे लगातार धरने पे बैठा है। अनुराग भदौरिया, अनुराग भाई, मुझे अंदेशा था कि आपके बने हुए एक्सप्रेस हाईवे पर आपकी गाड़ी इसी रफ्तार से चलेगी, आपकी गाड़ी इसी रफ्तार से चलेगी। अनुराग भाई, अनिला सिंह हमारे साथ हैं। अनिला जी, धर्म विशेष को निशाना बनाया जा रहा है, धर्म विशेष को निशाना बनाया जा रहा है, और जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि पिछली सरकारों में गुंडे फलते फूलते रहे, उनकी सरपरस्ती में, सरकारों की सरपरस्ती में अपराध बेकाबू हो चुका था, उसको लेकर अनुराग जी क्या कह रहे हैं ये भी आपने सुना। लेकिन ओवैसी का जो कहना है कि धर्म विशेष को आप लोग निशाना बना रहे हैं, यूपी की योगी सरकार धर्म विशेष को खास तौर पर निशाना बना रही है। 37% मुसलमान एनकाउंटर में मारे गए हैं। आपकी बात सुनकर मुझे वाकई में चिंता हो रही है, और चिंता किस लिए हो रही है कि आज की तारीख में जो सबसे बड़े मुखिया बने हुए हैं मुसलमानों के हमारे देश में, वो हैं ओवैसी साहब। अब ओवैसी साहब को खुद आंकड़ों की जानकारी नहीं है। इन्होंने ये तो गिना दिया कि इतनी आबादी है मुसलमानों की, और इतनी आबादी जो है वो मारी गई है अपराधियों के रूप में। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि भाई साहब, आप उत्तर प्रदेश के विषय में तो बता रहे हो, चलिए बात कर लेते हैं हम पश्चिमी बंगाल की। पश्चिमी बंगाल की आप क्यों नहीं बात करते हो? 27% वहां पर मुसलमान है, और जस्ट द डबल
मोर देन 50%, 50% से ज्यादा वहाँ कन्विक्शन अंडर क्या नफरत है मुसलमानों के, उसके बारे में आप कुछ नहीं बोलोगे। हाँ, आप दिल्ली के बारे में नहीं बोलोगे, आप गुजरात के बारे में नहीं बोलोगे, आप महाराष्ट्र के बारे में नहीं बोलोगे, आप तमिलनाडु के बारे में नहीं बोलोगे। महाराष्ट्र में हर 10वां व्यक्ति जो है मुसलमान है, पर अंडर ट्रायल में हर 3रा व्यक्ति मुसलमान है, वहाँ के बारे में नहीं बोलोगे। आप हमारी उत्तर प्रदेश की पर आकर पाठ पढ़ा रहे हो, जिसकी मौतें हो रही क्यों नहीं उनके बारे में आप बोल रहे हैं? क्या नफरत है? आपने तो उत्तर प्रदेश को आके बोला था उत्तर प्रदेश को अर्थव्यवस्था मजबूत कर देंगे, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना देंगे, यहाँ हर घर में रोजगार होगा, कहाँ चला गया रोजगार, कहाँ चला गया? आपने बोला था यहाँ पे 10 यूनिवर्सिटी बनाएंगे, क्या आपने यूनिवर्सिटी बनाई? एक यूनिवर्सिटी बनाई आपने यहाँ बोला था एम्स बनाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर में, क्या आपने एक भी एम्स बनाया उत्तर प्रदेश के अंदर में? आप एम्स को छोड़ो, आप डिस्पेंसरी तक नहीं बना पाए, आप यूनिवर्सिटी तो छोड़ो, आप प्राइमरी स्कूल तक नहीं बना पाए। आपने बोला 5 अनुराग जी, अनिला सिंह जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। अनुराग भाई, जब सरपट आपकी गाड़ी दौड़ रही थी किसी ने नहीं रोका था। अनुराग भाई, आपकी सरपट गाड़ी जब दौड़ रही थी एक्सप्रेस वे पर किसी ने नहीं रोका था। अनिला सिंह को अपनी बात रख लेने दीजिए। अनुराग जी उनको अपनी बात रख लेने दीजिए भाई। राजस्थान का उत्तर दीजिए, झारखंड का उत्तर दीजिए। 5 सालों में जो मेरे उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं, जो इतने वर्षों में नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में 4 वर्षों में हुआ। बिल्कुल पुलिस का एनकाउंटर आपके शासन आप लगातार इसलिए बोलते हैं अनुराग भदौरिया जी, क्योंकि आप आंकड़ों पे मात खाते हैं, आप आंकड़ों पे मात खाते हैं, आप आंकड़ों पे मात खाते हैं, इसलिए आप लगातार बोलते हैं। अनुराग भदौरिया अनिला जी, अनुराग भदौरिया अनिला जी, हमारे साथ लक्ष्मी नारायण जी भी है जो बताएंगे कि क्या वाकई पुलिस अगर सियासत का इतना प्रभाव है तो वाकई सियासत के कहने पर किसी का भी एनकाउंटर कर देती है। हमारे साथ छलभ मणि त्रिपाठी हैं, बहुत थोड़े समय के लिए। छलभ, मेरा सवाल आपसे, छलभ हमारा सवाल आपसे है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी के बयान को लेकर विपक्ष आग बबूला है, ठोक देंगे, राम नाम सत्य हो जाएगा, इन्हीं बयानों को लेकर विपक्ष को ऐसा लगता है कि सरकार जिसको चाहती है पुलिस वही करती है कि बस ठोक दो, जाओ और बंदूक लगा दो। देखिए, हमने कहा मनीष जी की पुलिस वही है, जीप वही है, हथियार वही है, लेकिन अपराधियों के भीतर ये दहशत नहीं है। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। और ओवैसी साहब को तकलीफ होती है, राम मंदिर बनता है, ओवैसी साहब को तकलीफ होती है। आजम खान पे कार्रवाई होती है, उनके गुनाह नहीं देखते, ओवैसी को तकलीफ होती है। सीए प्रोटेस्ट के दौरान जो लोग दंगा करना चाहते थे, बम फोड़ रहे थे, आग लगा रहे थे, आगजनी कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, ओवैसी को तकलीफ होती है। और ओवैसी साहब को जाके पूछना चाहिए कि भाई कौन सी शिक्षा देते हो, कौन सा संस्कार देते हो? क्या 18% की आबादी है और उसमें 37% जो है गुनाह कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, पुलिस पर गोली चला रहे हैं, और जब गोली मारी जा रही है तो ओवैसी साहब को तकलीफ हो रही है, ओवैसी रो रहे हैं। इनको तो अपने मदरसों में जाना चाहिए, इनको अपने परिवारों में जाना चाहिए, इनको अपने नौजवानों में जाना चाहिए, उनको शिक्षा देनी चाहिए, उनको संस्कार देनी चाहिए। न जाने कौन सी शिक्षा संस्कार दे रहे हैं कि कोई थूक लगाकर रोटी बनाता है, कोई खाने में थूकता है, कोई बम फोड़ता है। तो ओवैसी साहब को इस पर काम करना चाहिए कि 37% गुनाह करने वाले लोग अगर मुसलमान समाज से हैं तो निश्चित तौर पर उस पर जाकर उनको काम करना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, ये 37 नहीं, ये आंकड़ा 73% भी होगा मनीष जी ना, ये कार्रवाई होगी। योगी सरकार की कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। ओवैसी साहब चाहे लाख कल्पें, लाख रोएं, लाख गुहार लगाएं, और अपराधियों के सफाई का जो संकल्प हमने लिया है वो संकल्प लगातार चलता रहेगा, ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जी शलभ जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका धन्यवाद। हमारे साथ लक्ष्मी नारायण साहब हैं। जी हाँ, पूर्व डीआईजी यूपी पुलिस। लक्ष्मी नारायण जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरह से पुलिस इस पूरे घेरे में आ रही है कि पुलिस जिसको चाहती है, सरकार जिसको चाहे उसका जाके एनकाउंटर हो जाता है, तो हम ये चाहेंगे कि जो लाखों करोड़ों दर्शक इस समय देश के सवाल के कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, पुलिस की छवि को लेकर हमेशा सवाल उठते हैं कि पुलिस के मन में आया, पुलिस ने जाके ठोक दिया। क्या सरकार की ठोको नीति में पुलिस भी सरकार के साथ हो जाती है? देखिए, ऐसा है कि पुलिस कानून से बनी है और कानून के दायरे पे ही काम करती। कुछ एक्सेप्शंस को आप छोड़ दीजिए, कभी कभी गलतियां भी आदमी ही करता है, वो भी समाज से आता है। और पुलिस का जो भी काम है वो अकॉर्डिंग टू लॉ होता है। और जो ये एक भ्रांति फैल गई है रिसेंटली या कुछ दिनों में या जैसे भी कि पुलिस इनकाउंटर करती है, मेरा इसमें यह कहना है कि इनकाउंटर कभी किया नहीं जाता है।
इनकाउंटर हो जाता है। सिचुएशंस ऐसी डेवलप होती हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसी डेवलप होती हैं कि इनकाउंटर हो जाता है। और जो भी इनकाउंटर्स हो रहे हैं उसमें अधिकांशता उन्हीं लोगों के होते हैं या उन्हीं लोग इनकाउंटर में आ रहे हैं दायरे में, या हो जाता है जो लोग आपराधिक प्रवृत्ति के हैं या जिनके विरुद्ध आपराधिक मामले। कोई साधारण व्यक्ति का इनकाउंटर में ऐसी घटनाक्रम नहीं आते हैं कि इनकाउंटर हो जाए। अब रही बात एक पार्टिकुलर जाति, एक पार्टिकुलर कम्युनिटी का, तो देखिए पुलिस कभी ये सब करके काम नहीं करती है, ये उससे एक्सपेक्टेड भी नहीं है। और अगर कोई पुलिस अधिकारी इस तरह के उसमें आता है तो निश्चित रूप से वो उसके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन सामान्य रूप से पुलिस कभी भी जाति और धर्म के आधार पर कार्य नहीं करती, वह तो सिर्फ अपराध के आधार पर कार्य करती है, और वही इंडियन पेनल कोड और सीआरपीसी के अंतर्गत वर्णित है। कहीं जाति और धर्म का जिक्र न तो आईपीसी में है और न सीआरपीसी में है, और इन्हीं दो से के आधार पर पुलिस कार्रवाई करती है। तो ये एलिगेशन या आरोप लगाना कि किसी बात जाति और धर्म पर बात हो रही हो तो ये अलग है। यह तो सोचने का विषय है कि यदि किसी जाति और धर्म के लोग अधिक रूप से आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त हो रहे हैं तो ये उन समाज के ठेकेदारों को सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसको रोकने के लिए वो क्या कर सकते हैं, और कहां उनकी नीतियां गलत हो रही हैं या कहां शिक्षा में प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से अपराध की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। आप यूपी को छोड़ दीजिए, आप पूरे देश का एक आंकड़ा निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। जो हमारे लोग हैं जो राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए, वो भी इस आंकड़ों को देखें। जी लक्ष्मीनारायण साहब, इस बात को। लक्ष्मीनारायण साहब, मेरे लिए वक्त है सुर्खियों का। जी हाँ, अपराधियों का कोई मजहब नहीं होता। देश का सवाल जारी है, अब वक्त है क्या कहना है ये भी आपको सुनवा देते हैं। राजनीति का अपराधीकरण नहीं होने देना है और गुंडागिर्दी के साथ सख्ती से निपटना है। जीरो टॉलरेंस की नीति जो पार्टी की थी, और जीरो टॉलरेंस की नीति ने आज परिणाम दिया है। जो गुंडे सत्ता का सरपरस्त बनकर के सत्ता का संचालन करते थे, आज आप देख रहे होंगे दूसरे राज्यों में जाकर के अपनी जान की भीख मांग करके वहां मुंह छुपाई सिर्फ बैठे हुए हैं। ये सत्ता की धमक है, सत्ता की धमक है। सवाल यह है कि क्या एनकाउंटर को लेकर यूपी ही नहीं देश में भी सियासत होती है, क्योंकि बटला हाउस मुठभेड़ में आज दिल्ली की एक अदालत ने इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या के दोषी आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई है। साल 2008 में बटला हाउस एनकाउंटर के बाद इस पर खूब सियासत हुई थी। कांग्रेस के कई नेताओं समेत दिग्विजय सिंह और सोनिया गांधी ने भी एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी बटला हाउस एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे। सलमान खुर्शीद जी, आपको क्या कहना है? अभी आपके आंसू निकल रहे हैं या सोनिया जी के निकल रहे हैं कि नहीं? आरिफ खान की सजा हो गई तो? और दिग्विजय सिंह जी, आपको क्या कहना है? यह बहुत ही गंभीर सवाल है। बाटला हाउस कांड को समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टीज, ममता जी, इन सबों ने नेशनल इश्यू बनाया था, यूपी के चुनाव में इश्यू बनाया था। और बाकी ममता जी ने क्या कहा मैंने आपको पढ़ दिया है। क्या मतलब है इसका? क्या वोट के लिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को इस तरह से कमजोर किया जाएगा? जी हां, केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे। हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में सारे मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ अनिला सिंह जी, हमारे साथ लक्ष्मीनारायण जी, हमारे साथ अनुराग भदौरिया और अजमल खान साहब हैं। अजमल साहब, मेरा सवाल आपसे है कि इस समय आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको इतनी फिक्र और आप चिंता में हैं तो आप जाकर समझाइए कि अपराध ना करें। और इसके साथ साथ जिस तरह से ओवैसी ने आज साफ कह दिया है कि राजभर और ओवैसी एक साथ जहां होंगे, तराजू का जिस पल्ले पर वो होंगे, सरकार उसी की बनेगी, राजपाट उसी का होगा। ना तो आप ए टीम की मदद करने की बात कभी कहते हैं, हालांकि विपक्ष के अन्य पार्टी के दल के लोग कहते हैं कि आप लोग तो टीम ए यानी कि बीजेपी के समर्थन में, लेकिन आपने टीम बी की बात को भी खारिज किया। और अब आपसे अगर पूछा जाता है कि अगर जिस बात को लेकर आप लोग फिक्रमंद है
तो बीजेपी कहती है जाइए उन्हें समझाइए, उन्हें बैरिस्टर बनाइए, बताइए कि ये सारे अपराधों में लिप्त होना गलत बात होती है। अजमल खान साहब। जी देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि पहली बात तो ये है कि जिन लोगों के साथ हमारा यहाँ संकल्प भागीदारी मोर्चा है, अगर वो लोग बीजेपी के साथ रहें और कैबिनेट मिनिस्टर हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे साथ आ जाएं तो दिक्कत है। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, मैं लगातार कहता रहा हूँ कि अगर हम या मुसलमान अगर कांग्रेस को वोट देता रहे, समाजवादी को देता रहे, लेफ्ट पार्टीज को देता रहे तो कोई बात नहीं। एक बार कोई मुस्लिम नेता खड़े होकर ये बात कहना शुरू कर दे कि मुसलमानों के साथ क्या डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो सारी प्रॉब्लम हो जाती है। बात जो कही गई, अभी आपके इसी पैनल पे बैठे हुए हैं ना पुलिस के अधिकारी, उन्होंने कहा इनकाउंटर हो जाता है। मैं भी यही पहले उसमें कहा कि भाई इनकाउंटर हो जाता है, लेकिन अखबारों ने छापा है ना, आपने भी बताया ना 7,707 इनकाउंटर हो गए, मरे 135 लोग, ये बात कही है ना। तो बाकी जो लोग नहीं है उनको शिक्षा दे लेते, वो काहे मारे गए? अरे भाई, चीफ मिनिस्टर, पुलिस पे कोई सवाल नहीं उठाया गया, चीफ मिनिस्टर की ठोको नीति पे सवाल उठाया गया। चीफ मिनिस्टर कहते हैं ठोक दो, इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसका कोई मतलब ही नहीं है, अदालतों का कोई मतलब नहीं है। अदालतों के पास अधिकार है ना फांसी देने का, उम्र कैद देने का। ये जो लगातार घटनाएं बढ़ी हैं, जो 7,000 इनकाउंटर हुए उसमें इतने लोग मर गए, उसमें वो परसेंटेज बता दी तो कोई अपनी तरफ से तो बताई नहीं भाई, ऑन रिकॉर्ड है। इसमें पढ़ाने लिखाने की क्या बात है? अगर क्रिमिनलाइजेशन बढ़ा, एनसीआरबी का डाटा देख लीजिए। चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि राजनीतिक नहीं, बताएं उन्नाव का एमएलए कौन था, क्या क्या हुआ बताएं, उन्हें बताएं। अजमल साहब, आप ये बता दीजिए, ओवैसी जी ने कहा और देखिए हम जिसका साथ देंगे उसी का राज आएगा, आप किसका साथ देने वाले हैं ये तो बता दीजिए। हमने तो बताया ना, संकल्प भागीदारी मोर्चा में 8 पार्टियां पहले से हैं। ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, बाबू सिंह कुशवाहा जब बीएसपी में थे तो बहुत अच्छे, अब हमारे साथ आ गए, जन अधिकार पार्टी है, अपना दल है, अपना दल कृष्णा पटेल का, उनकी बेटी अगर बीजेपी के साथ है तो बहुत अच्छा है, कृष्णा पटेल जी हमारे साथ हैं तो बहुत गड़बड़ है। भारतीय मानव समाज पार्टी है हमारे साथ, राष्ट्रीय उदय पार्टी है जिसके अध्यक्ष है बाबू रामपाल जी हमारे साथ, राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी है जिसके अध्यक्ष है प्रेमचंद प्रजापति हमारे साथ, रामकरण कश्यप है भारतीय वंचित समाज पार्टी के। अजमल साहब, अनिला सिंह जी भी हैं और अनुराग भदौरिया भी, अनिला सिंह जी और अनुराग भदौरिया भी हैं, अनुराग भदौरिया और अनिला सिंह जी भी। अनिला जी समझ जाइए, संकेत सीधा दे रही है AIMIM। जिस तरह से कहा जाता है टीम है, यानी कि आपकी टीम भी है, वो उन्होंने कह दिया हम जिसके साथ होंगे राज उसी का आएगा। आपके लिए चिंता का कारण? नहीं, देखिए ऐसा है कि इसको कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपने देखते रहिए, सपने देखने पे कोई टैक्स नहीं लगता है, जितना देखना चाहें देखते रहें। परंतु यहाँ पे अजमल साहब भी बैठे हुए हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगी और इनके द्वारा इनके नेता से पूछना चाहूंगी, साहब आप मुझे ये बता दीजिए, अगर मैं पूरे इंडिया की बात करती हूँ, पूरे भारत की बात करती हूँ, तो अगर जो अंडर ट्रायल्स हैं भारत की जेलों में, उनके अगर आप आंकड़े उठाकर देख लेंगे तो आप खुद चौंक जाएंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ साहब, आप जो सबसे बड़े नेता बनते हैं ओवैसी साहब, इन्होंने अभी तक चिंता क्यों नहीं करी? और जो जेल में बंद है ना, उसमें 80% मुस्लिम्स जो हैं इलिटरेट हैं, कभी चिंता करी? मैं बताती हूँ चिंता कैसी होती है। अगर आपको देखना है ना मुसलमानों की चिंता कैसे करते हैं उत्तर प्रदेश में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आप देख लीजिए, किस प्रकार से जो कारीगर हैं उनकी कारीगरी को आगे बढ़े, उससे वो सीधे सीधे अपना पैसा कमा सके, उसका कार्य किसने किया? योगी आदित्यनाथ जी ने किया, ओवैसी साहब ने नहीं किया। यहाँ पे ट्रिपल तलाक से जो पीड़ित बच्चे और महिलाएं हैं उनकी मदद कौन कर रहा है? योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, ओवैसी साहब नहीं कर रहे हैं। तो साहब आप हमको ना बताओ कि किस प्रकार से जो मुसलमान हैं उनको आगे बढ़ाना। जब हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो अनिला जी हमको ना बताओ, हमसे है जमाना। अनिला जी कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहती कि हमको ना बताओ, हमसे है जमाना? एक सेकंड मनीष जी, मुझे ओवैसी साहब बताएं कितनी हिंदू बच्चियों के लिए इन्होंने काम किया है, जहां जहां इनके जो नुमाइंदे चुनकर आए हैं, बताएं कितनी हिंदू बच्चियों के लिए काम किया। और मैं बताती हूँ कि मेरे प्रदेश में कितनी मुसलमान बहन बेटियों के लिए काम किया गया है। हवा में बात करते हैं जी, हवाबाजी नहीं चलेगी, ये देश का सवाल है, हवाबाजी नहीं चलेगी। हमारे साथ अनुराग भदौरिया हैं। अनुराग भाई आप लोगों को चिंता सता रही है क्या? ओवैसी आपको बहुत नुकसान पहुंचा देंगे उत्तर प्रदेश में, उन्होंने साफ कहा है। एक बात आपने बहुत अच्छी बोली, हवाबाजी नहीं चलेगी।
भारतीय जनता पार्टी जो हवाबाजी करती है ना, जो आपने देखा हो किस तरह हवाबाजी करती, देखा आपने? आजकल होर्डिंग लगी है चारों तरफ, देखिएगा आप, जो कई वर्षों में नहीं हुआ वो 4 वर्षों में हुआ। नीचे लिखा है 5 एक्सप्रेस वे। तो मैं तो चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। एक एक्सप्रेस वे पे जो इन्होंने 5 बता रहे हैं, एक पे भी गाड़ी चलते हुए का वीडियो डाल दीजिए, हम अभी आपको नमस्कार कर लेंगे बीजेपी को। एक का भी वीडियो डाल दीजिए। दूसरा, इन्होंने कहा कि जो कभी नहीं हुआ वो अब हुआ। बिल्कुल, यहाँ पुलिस का एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुआ, जो आपकी सरकार में, चाहे कासगंज हो चाहे बिकरू कांड हो। बिल्कुल सही, यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर में महिलाओं के अत्याचार में कभी नंबर 1 नहीं हुआ। बिल्कुल सही, उत्तर प्रदेश के अंदर में जब से आपकी सरकार है, दूसरे काम को अपना काम कभी नहीं बताया गया नाम और नंबर बदल के। बिल्कुल सही, यहाँ कभी वर्षों तक नहीं हुआ कि किसान धरने पे बैठा रहे, वो कहता रहे कि नहीं आपने मेरे लिए गलत कानून बनाया है, किसानों की मौतें होती रही, 150-200 हो जाए, कोई बात नहीं, क्योंकि कभी नहीं हुआ। वो अभी होना जरूरी है 4 सालों में। बिल्कुल कभी नहीं हुआ कि यहाँ की 100 के पार हो जाए, और यहाँ पे राम के राज्य में पेट्रोल 100 के पार, रावण के राज्य में 51 रुपए। अनुराग भाई, मेरी बहस महंगाई पर नहीं है, सुनिए, मेरी बहस किसानों पर नहीं। अनुराग भाई, बिल्कुल समाज के असली मुद्दों पे इनको याद दिलाना जरूरी है। ये भाग जाते हैं, ये जाति धर्म के मामले। अनिला जी मुस्कुरा रही हैं, अनिला जी मुस्कुरा रही हैं अनुराग भाई आपके सवालों पर। अनुराग भाई, अनिला जी मुस्कुरा रही हैं, तो मुस्कुराए नहीं वो, क्योंकि मैं जी हमारे साथ लक्ष्मी नारायण जी है। बहस का आखिरी पड़ाव और आखिरी सवाल, लक्ष्मी नारायण साहब, लक्ष्मी नारायण साहब, जब सियासत वाले इस तरह से, लक्ष्मी नारायण साहब, जब सियासत वाले इस तरह से एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाते हैं, तो ये सीधे तौर पर पुलिस वालों की कार्यशैली और उनके मनोबल पर असर डालता है। ये बात सही है, जब क्रिटिसिज्म होता है तो दिक्कतें आती हैं, लेकिन पुलिस भी करती है अपना काम और लॉ के अंतर्गत ही करती है। यदि कोई लॉ के अंतर्गत नहीं करता है तो वो सजा का भागीदार होना चाहिए, और उस पर कार्रवाई होती भी है। आपने देखा है ऐसे कई ऐसे इनकाउंटर जहां पर लगा कि ये फर्जी हुआ है, वहां पर मुकदमे भी लिखे गए हैं और पुलिसकर्मियों को सजा भी मिली है। आप ये मोटे तौर से ये है कि जितने भी इनकाउंटर्स होते हैं उसमें सब में पहली बात तो डेथ होती भी नहीं है, कई बार सिर्फ गोली लग जाती है, पैर में लग गई हाथ में लग गई, और वो गिरफ्तार भी होते हैं। मान लीजिए एक को गोली लगती है, 2 गिरफ्तार भी हो जाते हैं। तो वो बहुत सारी चीजें होती है, उस समय जो सिचुएशंस होती हैं, जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, उसी के हिसाब से कार्रवाई होती है। लक्ष्मी नारायण जी, अनिला सिंह जी, अनुराग भदौरिया जी और जनाब अजमल खान साहब, देश का सवाल के कार्यक्रम में आप लोग आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।